हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज अपना जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा। पार्ट 1 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने 3 चैप्टर थे उसको कंप्लीट करवाए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो बुक आती है इंडियन इकोनॉमी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 40 मार्क्स को कवर करती है। ये वैसे जो बुक है वो हिस्ट्री बेस पे है, जो पहले जो अपनी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। ये चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो पहले कैसी थी। 1947 के बाद में जो स्वतंत्रता हुई उससे पहले की जो इंडियन इकोनॉमी थी उसके बारे में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पहले उसका अपन देखते हैं उसका फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट आता है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। इसका मतलब होता है कि जो इंडियन इकोनॉमी थी, पहले इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल रुकी हुई अर्थव्यवस्था थी। कहते हैं कम्प्लीटली इंडियन इकोनॉमी वाज द कम्प्लीटली ए स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब रुकी हुई इकोनॉमी थी, स्थिर इकोनॉमी थी, विच शो द लिटिल और नो ग्रोथ इन इनकम, जिसको अपन ये भी बोल सकते हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं जो कि 1860 और 1945 में जो पर कैपिटल है, आपने इनकम तो सुनी होगी ना, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो लोगों की पर कैपिटल इनकम थी, एक व्यक्ति की जो आय जो इनकम कैलकुलेट की गई उसका अनुमान कितना लगाया गया कि 1860 और 1945 के बीच में कितनी थी, 0.5% ही इंक्रीमेंट था। मतलब कि हर साल सिर्फ 0.5% ही वो बढ़ती थी। जैसे 100 रुपये अगर उसकी इनकम है तो 100 रुपये पे एक साल बाद कितनी बढ़ी उसकी, सिर्फ 50 पैसे, है ना। उस 1925-1950 में जीरो कैलकुलेट की गई 0.1% पर एनम के हिसाब से ही इंक्रीमेंट हुआ। ये स्टैग्नेंट इकोनॉमी का फीचर था इंडियन इकोनॉमी का, पहले इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है बैकवर्ड इकोनॉमी। देखो बैकवर्ड इकोनॉमी के अंदर अपन क्या देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी वाज ए बैकवर्ड इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब कि जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमी मानी गई। ये बैकवर्ड ये बताओ क्यों मानी गई, क्योंकि उनकी पर कैपिटल इनकम थी वो बिल्कुल कम थी। अपन किसी भी देश की बैकवर्ड इकोनॉमी, पिछड़ा हुआ देश कैसे मानते हैं, क्योंकि उनकी जो पर कैपिटल इनकम है उससे एस्टिमेट लगाया जाता है कि उसकी जो हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है ना। तो 1947-48 में ये डिसीजन देखा गया कि उसकी प्रति व्यक्ति आय सिर्फ कितनी थी, 230 रुपये थी। ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर में बैकवर्डनेस कैसे हुआ भाई, ये भी था कि अपने जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो भी बिल्कुल पीछे रह गया। मतलब कि वो भी ग्रोथ नहीं कर सका। कैसे नहीं कर सका, उसमें 72% इंगेज दी एग्रीकल्चर। देखो सबसे ज़्यादा जो पहले वो जो पॉपुलेशन थी अपनी इंडिया की, जो भारतीय जनसंख्या थी, अधिकतर लोग किस पे डिपेंड थे, एग्रीकल्चर पे। आपने पहले भी एसएस में देखा होगा या इकोनॉमिक का पार्ट्स रहा है इसमें देखा होगा कि हर कोई जो लोग थे पहले वो सिर्फ एग्रीकल्चर करना जानते थे। और उसमें सिर्फ करते तो 72% थे, लेकिन उसमें सिर्फ जीडीपी ग्रोथ में कितने सहायता करते थे कि ये तो सोचो कि 72% लोग काम करते हैं, लेकिन जो जीडीपी इंक्रीमेंट में मतलब कि अपने जो देश की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो प्रोडक्ट है वो कितनी बढ़ेगी, वो सिर्फ 50% ही बढ़ा पाते थे, क्योंकि अपने एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल वीक था। अपने पास वो मशीन वगैरह नहीं थे जिसके कारण अपन इसको बढ़ा सके, है ना। प्रोडक्टिविटी वाज द एक्सट्रीमली लो। और उसमें जो सेकेंड जो इसमें पॉइंट दिया, प्रोडक्टिविटी वाज एक्सट्रीमली लो, मतलब कि प्रोडक्टिविटी थी ना उसकी जो पर हेक्टेयर क्षमता थी। मतलब ये समझ लो कि अपने जो खेत होते हैं उसमें एक किले के अंदर कितनी उपज होती है वो कैलकुलेटेड करना, है ना। तो वीट की सिर्फ कितनी थी, 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, इसे याद रखना आप अच्छे से। ठीक है। राइस कितनी थी, 710 किलोग्राम। मतलब कि एक देश के अंदर राइस के अंदर कितना होता था, राइस वीट होता था 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और राइस कितना था, 710 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है। अब तो ये बहुत ज़्यादा हुई, आगे अपन इसको डिटेल से देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। और 47 और 48 में टोटल प्रोडक्शन बता दूं कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है, एक पर हेक्टेयर के हिसाब से कैलकुलेट करना होता है कि एक खेत के अंदर, एक हेक्टेयर के अंदर कितनी उपज हुई है, कितनी प्रोडक्शन हुआ है। और जब प्रोडक्शन की बात करें, टोटल एक्चुअल में मतलब कि टोटल ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हुआ है उसको शो करता है क्या, प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद में आगे अपन डिस्कस करते हैं फोर्थ नंबर का पॉइंट, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस देखो एग्रीकल्चर को तो था ही, लेकिन अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बैकवर्डनेस था। कैसे था, देयर वाज ए वर्चुअल लैक ऑफ द बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रियल इन दी कंट्री।
देखो सबसे पहले किस चीज़ की कमी थी अपने देश के अंदर, अपने पास वो बड़ी मशीनें नहीं थी जिससे अपने को प्रोडक्शन करना हो। प्रोडक्शन मतलब कि जिनके द्वारा अपन अच्छे से मतलब कि जो भी और लोगों की जो डिमांड है उस चीज़ का प्रोडक्शन कर सके, अपने पास थी नहीं है वे मशीन, है ना। तो उसकी कमी के कारण भी अपना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो पिछड़ा हुआ माना गया। प्रोडक्शन ऑफ द मशीन वाज द ऑलमोस्ट नेग्लिबल, मतलब कि जो अपनी प्रोडक्शन जो मशीन होती थी वो भी क्या है, बिल्कुल ना के बराबर थी। ऐसे नई नई जो टेक्निक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद के जो देश में यूज़ करती थी वो अपने देश में नहीं थी। तो ये हो गया इसका इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का पॉइंट है। रामपत पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि 70 लोग क्या थे, बहुत गरीब थे, है ना। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट अगर देखिए लिखिए नोटेबल, बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर। वो इसके अंदर इसे माना गया, रामपत पॉवर्टी उसे बोलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं, पुअर माने गए हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग गरीब थे और पुअर वाज नॉट गेटिंग लो स्क्वायर। अब ये बताओ जो गरीब लोग किसने बोला जाता है, जिनको उनको खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए कपड़े वगैरह ना मिले तो वो क्या आ जाते हैं, पुअर के अंदर आ जाते हैं। तो अपनी रामपत पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है 6 नंबर का, वो है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। देखो लिमिटेड अर्बनाइजेशन का मतलब जो पहले जो देश थे, पहले जो अपने देश में जो लोग रहते थे वो शहरों की बजाय गाँव में रहते थे। और गाँव में क्यों रहते थे ये आपको पता है, किस पे डिपेंड थे ज़्यादातर लोग, खेती के ऊपर, है ना। तो बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज इंडियाज लिव्ड इन विलेज। ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा लोग थे वो कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। उसके बाद में 1948 में 14% ऑफ द पॉपुलेशन लिव द अर्बन एरियाज। मतलब कि 1948 में जब कैलकुलेशन किया गया तो उसमें सिर्फ 14% लोग थे जो कि शहरों के अंदर रहते थे, बाकी सभी 86% लोग किस में रहते थे, गांव में रहते थे। ये गांव में रहने का मतलब तो ये सीधा सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड थे, वो सिर्फ एग्रीकल्चर बेस हो जाने के कारण वो सिर्फ गांव में ही रहना पसंद करते थे। उसके बाद में 7 नंबर का पॉइंट आता है जो कि है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। कम्युनिकेशन जो थे, जो साधन थे, ट्रांसपोर्ट के साधन थे, जनरेशन जो पावर थी, सप्लाई थी, वो बिल्कुल लो थी। देखो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के बात करूं तो अपने पास स्टोरेज करने की जो क्षमता थी, अपने पास कम्युनिकेशन करने के लिए, बात एक जगह से दूसरी बात पहुंचाने के लिए कम्युनिकेशन था ही नहीं। ट्रांसपोर्ट, मैं यहाँ से अगर अब इस टाइम में, करंट टाइम में देखूँ तो यहाँ से अगर बम्बई दूसरे देश में जाना होता है, मुंबई वगैरह में, तो कितनी जल्दी अपन जा सकते हैं ना। और पहले क्या था कि ट्रांसपोर्ट वगैरह था ही नहीं, तो जिसके कारण बहुत ही मुश्किल से बैलगाड़ी वगैरह ये होती थी, तो पैदल भी जाते थे लोग, तो बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो इसके कारण क्या हो गया, अपने पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास था, जो कि एक पॉइंट नोटेबल है जो इसको याद भी रखना है आपको। 1948 में पावर जनरेशन कैपेसिटी, जैसे कि अपनी पावर जैसे बिजली वगैरह जो आती है और कुछ लगा लो, जो नहर वगैरह जो चलती हैं उनको चलाने का जो काम होता है, जो उनकी सिर्फ कैपेसिटी कितनी, सिर्फ 2100 मेगावोल्ट थी। ये भी जो चैप्टर है इसका भी जनरेशन, पावर जनरेशन के बारे में आगे इसी चैप्टर में बुक के अंदर आएगा, जो कि अपन उसको कंटिन्यू डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या देखना है, इसके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों था, क्योंकि अपने अंदर जो कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, ना ही ट्रांसपोर्ट थे, ना ही पावर जनरेट के साधन थे, है ना, वो बिल्कुल कम थे। रेलवे लाइन थी वो भी 53,596 किलोमीटर की तक ही फैलाई गई थी, इतने दूर तक ही वो एरिया कवर करती थी। तो ये अपना 7 नंबर का पॉइंट है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का। नेक्स्ट अपन 8th पॉइंट देखते हैं। 8th नंबर का जो पॉइंट आता है वो अपना आता है इंपोर्ट का, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर अपन लोग जो लोग थे वो किस पे डिपेंड थे, दूसरे देशों के ऊपर। तो दूसरे देश पे क्यों डिपेंड थे, क्योंकि अपने पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, अपने पास क्या नहीं थे, वो मशीनरी वगैरह नहीं थी जो अपने पास चाहिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी। तो इसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि दी कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन दी इम्पोर्ट फॉर दी मशीनरी एंड अदर रिक्वायरमेंट, क्योंकि अपने पास वो इक्विपमेंट नहीं थी, मशीनरी वगैरह नहीं थी। जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर मशीनरी चाहिए, मशीनरी का मतलब जैसे कि नॉर्मल सा वे में समझो, जैसे कि अपने पास मेडिसिन्स वगैरह नहीं थी बनाने के लिए, अपने पास नहीं थी। केरोसिन का जो तेल वगैरह था वो भी बाहर से आता था अपना, और जो साइकिल वगैरह थी इसको ये चलते थे, ये भी अपने पास नहीं थे। तो जिसके कारण अपन दूसरे देश पे डिपेंड रहते थे अपन। तो हैवी डिपेंडेंसी ऑफ इंपोर्ट्स, ये इसका पॉइंट बनता है। 9th नंबर का पॉइंट देखते हैं, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। इसके अंदर अपन देखेंगे क्या
कि अपने जो देश की कंट्री थी वो ज़्यादातर क्या थी, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं थी और ना ही फ्यूडल इकोनॉमी। फ्यूडल का मतलब आप समझते हो कि जो एक प्रकार से समझो जो जागीरदारी जो लोग थे पहले थे वो भी पूरी तरीके से नहीं थे। जैसे कि एक तो पूरा अधिकार आपका हो, एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि जो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हो ना, वो दोनों मिक्सअप था। जो मिक्सअप होने के कारण क्या था, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती थी तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जो फ्यूडलिस्ट इकोनॉमी मानी जाती है वो क्या थी, अपने देश की प्रोडक्टिविटी को क्या करती थी, लो करती थी। लो प्रोडक्टिविटी होने के कारण ही अपना क्या होता था, शाबाश बताओ, लो प्रोडक्टिव होने के कारण अपनी बैकवर्डनेस से आती थी। तो इसमें देखो लिखा हो क्या, इसको अंदर देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी वाइज नाइदर वोली फ्यूडल नॉर ए कैपिटल इकोनॉमी। मतलब कि ना ये फ्यूडल इकोनॉमी थी ना ही कैपिटल इकोनॉमी थी। इट वाज ए मिक्स इकोनॉमी, द सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, जिसे अपन क्या बोल देते थे, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। फ्यूडलिस्ट मेड फॉर द प्रोडक्शन लीड टू लो प्रोडक्टिविटी। फ्यूडलिस्ट इकोनॉमी होती थी वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कम करती थी, उसे बोल देते हैं सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है जो है कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि इंडियन इकोनॉमी वाज ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक प्रकार से समझो तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये कॉलोनी की तरह यूज करते थे। कॉलोनी कैसा, कभी कंफ्यूज मत होना। कॉलोनियल इकोनॉमी जो विदेशी जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो अपने देश को अपने क्या समझते थे, कॉलोनी टाइप में समझते थे। कैसे, उनका एक्सप्लोटेशन करने के लिए उनका शोषण करते थे। शोषण किस हिसाब से करते थे वो अपन देखेंगे आगे। नेक्स्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट दी कर्ब द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय द इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस। शोषण किस हिसाब से करते थे, जो अपने जो यहाँ के अलग अलग जो सेक्टर बना रखे थे, अलग अलग जो जिस सेक्टर में व्यापार अच्छा था, फसल अच्छी होती थी, एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था, तो उस पर ज़्यादा वो टैक्स लगाना शुरू कर देते थे। क्या डाल दिया उसके ऊपर, टैक्सेस डालना शुरू कर दिए। दी फोर्स ऑफ द इंडियन बाय ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, और टैक्सेस इतने लगाने शुरू कर दिए अपने डोमेस्टिक जो भी फूड्स वगैरह बनते थे उसके ऊपर, जिसके कारण जो अपने इंडिया के जो लोग थे वो रहने वाले थे उनको फोर्स किया गया जो बाहर से विदेशों से खरीदे। अब ये बताओ, अपने जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अपन जो पहले क्या किया उन्होंने कि अपन अगर बाहर से खरीदेंगे, मतलब कि ब्रिटेन से, एग्जांपल क्या है, लाइक ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से अगर अपन खरीदते हैं तो क्या करेंगे, वो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाता थे, टैक्स फ्री कर दिया कि वहाँ से जितना आप खरीदो टैक्स फ्री। अगर सिंपल से आप सोच के बताओ टैक्स नहीं लगेगा तो कॉस्ट भी कम आएगी उनकी, और वो कॉस्ट कम आएंगे तो भारत के अंदर वो सस्ते बेचेंगे। तो सस्ते होने के कारण अपन उन्हीं चीज़ों को खरीदेंगे, तो गुड्स जो अपने डोमेस्टिक थे उनको तो खरीदना बंद कर देंगे, और जो अपने डोमेस्टिक फूड्स थे वो बाहर लेके जाते थे तो उस पर टैक्स बढ़ा दिया। तो ये भी उन्होंने कर दिया कि उस पे ऊपर डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उनके ऊपर टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके कारण कॉलोनियल इकोनॉमी बनी। ये थे इसके फीचर्स, है ना। तो फीचर्स थोड़े ध्यान से देख लेना, अगर समझ में आ गए तो, नहीं आए तो दोबारा से रिपीट करना, मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि कोई भी आपको पॉइंट समझ में ना आए तो हम कोशिश करेंगे दोबारा से उस चीज़ को बनाने की, रिपीट करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।